शीतल, खेतों में जाने का समय निकलता जा रहा है, हमारी रोटी बांध दो पहले। जी मैंने बांध दिया है, ये लीजिए। राघव और योगेश रोटी लेकर खेत चले जाते हैं। नितिका तुम बच्चों के साथ घर पर रहो, मैं ये जूठे बर्तनों को जाकर नदी में धो लेती हूँ। जेठानी जी चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अभी बाहर धूप बहुत तेज हो रही है, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा इतनी गर्मी में बाहर आना ठीक नहीं है। कुछ नहीं होगा जेठानी जी, मैं ठीक हूँ। नदी के पास बैठकर मुझे अच्छा महसूस होता है। अब शीतल अपनी प्रेग्नेंट देवरानी के साथ नदी के पास आकर झूठे बर्तनों को धोने लगती है। तभी कुछ ही देर में आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बाबू जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, देखो आसमान में काले बादल छा चुके हैं, अब जल्दी ही बारिश आने वाली है। जी माँ जी, बस ये 2 बर्तन रह गए। नितिका तुम अंदर जाओ और घर में बच्चों को देखो वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। नितिका अंदर जाती ही है कि तभी आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। अरे बारिश तो तेज हो गई। शीतल नदी से जल्दी से घर में आती है, जहाँ फूस के घर में बारिश का पानी तेज तेज टपक रहा होता है। मम्मी मम्मी, हमारे घर में तो बारिश का पानी टपक रहा है, जल्दी से बर्तन लगाओ। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, हमारे तो घर में भी बारिश का पानी टपक रहा होगा। हाँ भैया, इस साल की बारिश पता नहीं हमारा फूस का घर झेल पाएगा या नहीं। माँ जी बाल्टियाँ भर गई हैं बारिश के पानी से, आप नितिका को लेकर दूसरी तरफ बैठ जाइए, तब तक मैं ये बाल्टी का पानी फेंक देती हूँ। चलिए मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं नितिका तुम भारी बाल्टी मत उठाओ, प्रेगनेंसी में ये सब करना ठीक नहीं है। चल बहू मैं तेरी मदद कर देती हूँ। नितिका बहू तू बच्चों को लेकर घर में रहे और जब तक तेरे पति आते हैं कुछ खाने को बना ले। अब शीतल अपनी सास के साथ मिलकर बाल्टी से पानी भरकर नदी में फेंकती है। वहीं नितिका पूरे परिवार के लिए चूल्हे के पास वाली सूखी सतह पर बैठकर सबके लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद राघव और योगेश भी घर आते हैं। माँ, शीतल, आप लोग ठीक है ना? आज दोपहर से ही बहुत तेज आंधी और बारिश हो रही थी। हाँ बेटा हम लोग तो ठीक है, पर छत टपकने लगी थी, पूरे घर में बारिश का सारा पानी फैल गया था। फिर मैंने और बहू ने मिलकर सारा पानी बाल्टी से भर भर के नदी में फेंका। अरे अब आप लोग परेशान मत होइए, बारिश का सारा पानी हमने फेंक दिया है और अब बारिश भी रुक चुकी है। चलिए खाना खा लीजिए। अब पूरा परिवार खाना खाकर आराम करते हैं। तभी आधी रात फिर से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश का पानी फिर से घर में टपकने लगता है। अरे ये अचानक से मुझे बिस्तर गीला गीला क्यों महसूस हो रहा है? छत टपक रही है। माँ जी उठिए। हे भगवान, फिर से बारिश का पानी आ गया। अगर इसी तरीके से बारिश का पानी आता रहा तब तो हमारे फूस का घर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। माँ आप चिंता मत कीजिए। नितिका तुम बच्चों को लेकर दूसरी तरफ खड़ी हो जाओ, मैं और भैया मिलकर बारिश के पानी को बाहर फेंकते हैं। अब इसी तरीके से सारी रात राघव योगेश घर में भरे पानी को बाल्टी से बाहर फेंकते हैं। अगले दिन सुबह बहू रोज रोज आंधी तूफान और बारिश आने की वजह से नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे चिंता है कि कहीं ये पानी बाढ़ रूपन हमारे घर में ना आ जाए, इसलिए अब तुम दोनों नदी के पास कम से कम जाना। ठीक है माँ जी। अब रुचिका के कहने पर दोनों ही बहुएं नदी के पास आना कम कर देती हैं। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक बार फिर नदी किनारे बारिश का कहर ढाता है और तेज तेज आंधी आनी शुरू होती है। नदी की लहरें तेज हो जाती हैं। घर में सारा परिवार डर के सहमा होता है। मम्मी मम्मी, बाहर कितनी तेज बिजली कड़क रही है, मुझे इन आवाजों से बहुत डर लग रहा है। देखते ही देखते बारिश तूफान में बदल जाती है और बारिश के तेज झटके से फूस के घर में लगी खिड़की टूट कर गिर जाती है। बहू बच्चों को साइड कर। मौसम बिगड़ता ही जा रहा है और हमारे घर की कंडीशन भी, हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये फूस का घर टूट के हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। अब तेज बारिश में पूरा परिवार घर से बाहर आता है कि तभी नदी की तेज लहरें तूफान के साथ उनके घर को बहा कर ले जाती है। योगेश जी हमारा घर पूरे तरीके से टूट गया। योगेश जी धीरज रख बहू, भगवान का शुक्र मना कि हम सही वक्त से घर से बाहर निकल गए, नहीं तो हम और हमारे ये 2 मासूम बच्चे भी घर में दब कर मर जाते। तो चलिए माँ जी यहाँ से चलते हैं कहीं और। नहीं बहू, ये नदी ये किनारा छोड़कर मैं नहीं जा सकती, कहीं यहाँ तेरे ससुर जी के साथ बहुत यादें हैं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर दादी नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। टीना की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब बारिश रुकती है और सारा परिवार नदी के पास ही एक पेड़ के सहारे अपनी पूरी रात गुजार देते हैं। अगले दिन सुबह शीतल तुम सबका ध्यान रखना, माफ करना ऐसी हालत में भी तुम्हें छोड़कर मुझे काम पर जाना पड़ रहा है, लेकिन अगर काम पर नहीं गया तो सिर से छत के साथ साथ मुंह से निवाला भी छिन जाएगा। अब कड़ी धूप में शीतल अपनी प्रेग्नेंट देवरानी और 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी सास के साथ नदी के पास बैठी होती है। मम्मी मम्मी, बहुत तेज धूप लग रही है। जेठानी जी बच्ची गर्मी में परेशान हो रही हैं, क्यों ना हम नदी के पास बने इन 2 बड़े वृक्ष पर साड़ी का पल्ला डालकर माँ जी और बच्चों को यहाँ बिठा दे, इससे उन्हें धूप कम लगेगी। अब दोनों ही बहू मिलकर पेड़ पर अपनी साड़ी का पल्ला बांधकर अपने सास और बच्चों को वहाँ बिठाती हैं। मम्मी मम्मी, बहुत तेज भूख लग रही है, कल रात से कुछ नहीं खाया। हाँ बेटा बस थोड़ी देर और रुको, तुम्हारे पापा खाने का कुछ सामान लेकर आते ही होंगे।
अब बिना छत के धूप में सारा परिवार भूख से तरस रहा होता है। तभी शाम को योगेश राघव खाली हाथ घर लौटते हुए। पापा पापा जल्दी से कुछ खाने को दीजिए ना, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। बेटा अपने पापा को माफ कर दे, वो आज तुम सबकी भूख नहीं मिटा पाएंगे। क्या हुआ जी, मालिक ने पैसे नहीं दिए क्या? आंधी तूफान और बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई, इसलिए ना फसल की कटाई हुई और ना ही कोई दिहाड़ी मिली। पर हमें ये टेंट का कपड़ा मिला, हम इसे अस्थायी टेंट घर बनाकर कुछ दिन रह सकते हैं। बारिश हुई तो कम से कम छत तो होगी सर पर। अब वो सभी मिलकर नदी के पास ही कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठा करके टेंट गाड़ कर उसमें रहने लगते हैं, जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगती है। हम कब तक ऐसे रहेंगे? बारिश का महीना है, ऐसे काम नहीं चलेगा जेठ जी। आप लोगों के साथ अब मैं भी कोई काम ढूंढकर काम करूंगी। जब तुम प्रेग्नेंट होकर काम कर सकती हो नितिका, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब गांव की शीतल और नितिका शिक्षिका नहीं होती, इसलिए उन्हें उनकी क्षमता के हिसाब से गाय भैंसों के तबेले में उन्हें घास की कटाई और जानवरों को चारा खिलाने का काम मिल जाता है। अब शाम को घास की कटाई और चारा खिलाने के बाद अपनी दिहाड़ी लेकर दोनों ही बहुएं नदी के पास अपने परिवार के पास आती हैं। अरे आगे तुम दोनों, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम। मामा बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ बेटा बस थोड़ी देर रुको। नितिका, हमारे लाए हुए अनाज को बनाने के लिए हमें चूल्हे की जरूरत होगी। चलो नदी के पास से मिट्टी लेकर एक चूल्हा तैयार कर लेते हैं। अब नितिका और शीतल नदी के किनारे से मिट्टी लेकर चूल्हा बनाती हैं और खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाती हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और एक दिन अचानक से बारिश होती है और वो टेंट उड़ जाता है और सब जंगल की तरफ जाते हैं। पर बारिश में भीगने की वजह से नितिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बहू, बहू तू ठीक तो है ना? माँ जी, नितिका का सर तो आग की तरह तप रहा है। पहले इसका पानी पोंछ करके हमें जल्दी ही नदी के ठंडे पानी से नितिका के सर की पट्टी करनी होगी। शीतल नदी से ठंडा पानी लाकर नितिका के सिर की पट्टी करती है। नितिका, तुम प्रेग्नेंट हो और काम का लोड ज्यादा लेने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। आज से तुम काम पर नहीं जाओगे। वैसे ही बारिश रुक गई है, हमें अपने ठिकाने चले जाना चाहिए। अब सभी नदी किनारे वापस जाते हैं और शीतल अकेले ही काम पर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन शीतल की नजर गाय भैंसों को रखने वाली सेठानी पर पड़ जाती है, जो घास से गाय भैंसों के तबेले की मरम्मत कर रही होती है। सेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं शीतल, मैं गाय भैंसों के बने इस घास के तबेले के ऊपर फिर से घास लगा रही हूँ, क्योंकि घास जितनी मजबूत होती है उतनी ठंडी भी होती है। गर्मी में इस घास के बने तबेले में गाय भैंस आराम से रहती हैं और इसे बनाने में भी जरा वक्त नहीं लगता। अगर ऐसा है फिर तो इतनी गर्मी में मैं भी इन ठंडी ठंडी घास से अपने परिवार के लिए एक मजबूत घर बना सकती हूँ। अब शाम को गाय भैंसों को घास खिलाकर और चारे की कटाई करके बची हुई घास को शीतल अपने साथ नदी के पास बेघर हुए परिवार के पास लेकर आती है। अरे बहू, तू ये इतना सारा घास क्यों लेकर आई है अपने साथ? अब शीतल सारी बातें अपने परिवार वालों को बताती है। अरे ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया तुमने, इस तरह घर बनाने में भी ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और बारिश भी अब कम होने लगी है, तो हम नदी के पास ही घर बना सकते हैं। अब इसी तरह रोज शीतल अपने साथ काम से लौटते वक्त ढेर सारा घास लेकर आती है और सारा परिवार मिलकर घर की नींव डालता है। आधा घर तो बन गया है, थोड़ा और वक्त लगेगा, जिसके बाद हमारा पूरा घर बनकर तैयार हो जाएगा। चिंता मत कर बहू, जब इतना हो गया है तो आगे भी हो जाएगा। अब रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करके 2 हफ्ते के अंदर पूरा परिवार अपना एक घास का घर बनाकर तैयार कर लेता है। इसके बाद पूरा परिवार अपने घास के घर के अंदर आता है। आज बहू की कड़ी मेहनत की वजह से हम गरीब बेघर को अपना खुद का घर मिल गया, वो भी इतना मजबूत और खूबसूरत। और यहाँ इस घास के घर में तो गर्मी का भी एहसास नहीं हो रहा। जिठानी जी, जैसे हमने घास से इतना सुंदर घर बनाकर तैयार कर लिया है, वैसे ही हम घास से अन्य चीज बनाकर बाजार में बेच भी तो सकते हैं ना, जैसे घास की चटाई, घास का पंखा आदि। हाँ नितिका, हम ऐसा कर सकते हैं। अब उस दिन के बाद से शीतल सेठानी के पास जाकर घास की कटाई और गाय भैंसों को चारा देती है और वहीं नितिका शीतल के लाए हुए घासों से चटाई, पंखा बनाकर बाजारों में बेचती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। बहुएं रसोई में जुटी होती हैं, तभी रीता गौरी से, गौरी, तुमने अभी तक चूल्हे पर चाय नहीं चढ़ाई? हमारे पति लोगों को सब्जी मंडी भी जाना है, अगर चाय देने में लेट हो गया तो माँ जी से सुनना पड़ेगा। जेठानी जी, मैं तो कब से आँच जोड़ने का जतन कर रही हूँ, मगर ये उपले सुलगने का नाम ही नहीं ले रही। अंदर से गोबर गीला रह गया है, आग नहीं पकड़ रहा। माँ जी ने उपले भी तो इतने मोटे मोटे बांधे थे, ऊपर से बारिश वाला मौसम चला है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बरसात हुई है, धूप भी नहीं निकल रही तो उपले सूख नहीं पाए। जहाँ गीले उपलों से चूल्हा न जलने से कुमुद गौरी परेशान थी, तभी रीता के दिमाग में जुगाड़ चलता है। मेरे पास एक तगड़ा जुगाड़ है जिससे चूल्हे की आंच दाएं दाएं पकड़ेगी। वो कैसे जेठानी जी? बस देखती जाओ। तब रीता रसोड़े के कोने में रखे एक गैलन से थोड़ा मिट्टी तेल से उपले भिगोकर जलाती है।
तो तेज आंच पकड़ लेती है। अरे वाह मछली जेठानी जी, क्या धांसू जुगाड़ लगाया, आपके दिमाग की तो दांत देनी पड़ेगी। तभी जोर जोर से बिजली चमकने के साथ आसमान का रंग बिल्कुल काला कर देता है, जिसे देख मनोज उखड़े मिजाज में बोलता है, अरे तुम पांचों देवरानी जिठानी रसोई में इतनी देर से चाय बना रही तो बीरबल की खिचड़ी पका रही हो क्या? हमें पल्लेदारी के लिए जाना है। टाइम से सब्जी मंडी नहीं पहुंचे तो व्यापारी सब्जी की बोरी उतारने के लिए दूसरे पल्लेदार कर लेंगे और हमारी दिहाड़ी मारी जाएगी। जी जेठ जी, बस 5 मिनट, चाय पक रही है, बस छान कर लाई। गजब देवरानी जी, अभी तो न पानी खोला है न चीनी पत्ती पड़ी है, 5 मिनट में इतनी फास्ट फॉरवर्ड में चाय कैसे परोस डालोगी? चंपा भाभी, चूल्हे की आंच इतनी धाई धाई जल रही है कि तुरंत चाय बन जाएगी। आप चारों भी लाल चाय पियेंगे तो बता दीजिए, पानी बढ़ा के डालूंगी। वैसे इतने अच्छे मौसम में, वो भी बारिश के मौसम में, तो मलाई मार के दूध वाली चाय और गर्म पकौड़े बनाना खाना बनता है। मगर जब से बरसाती लगी है, दूध वाली चाय पीने के लिए भी हम मोहताज हो गए हैं। हमारे पतियों को एक थैली दूध खरीद कर लाने की भी क्षमता नहीं है। लगने के बाद लेबर मिस्त्री वाले भी सब्जी मंडी में बोरी उतारने के काम में लग जाते थे, जिसके चलते काम की मारामारी रहती थी। माँ जी बता दीजिए, खाने में क्या बनेगा? अभी रात की भी बनाई दाल और 10-12 रोटी पड़ी हुई है। बहू, तुम पांचों रात के टाइम में इतना खाना बनाती ही किस लिए हो कि सवेरे बासा कोसा खाना पड़ता है? तुम्हें पता है तुम्हारे पति इस बारिश के मौसम में कैसे कमा कर ला रहे हैं? थोड़ा हिसाब किताब से बनाया करो। बचे हुए खाने के पीछे शोभा को गुस्सा करते देखकर कुमुद और गौरी अपनी बात रखती हैं। माँ जी, हमने तो गिनती की सबकी 2-2 रोटी बनाई थी, लेकिन दाल बनी देखकर सबने आधी रोटी खाकर छोड़ दी और बच्चों ने तो कल रात को खाया ही नहीं। बहू, डेली डेली एक ही तरह का दाल रोटी खा खाकर मन सूख गया है। बारिश में तो चटक मटक पकौड़े और चाय अच्छी लगती है, लेकिन बेसन कड़वा तेल का रेट इतना तेज हो रखा है कि हम जैसे गरीबों के लिए पकौड़े बनाने के लिए सोचना पड़ता है। रात का बासी खाना ही गर्म कर दो, जब साथ जाए तभी टटका खाना बनाना। ऐसा कहते हुए गरीब शोभा का पकौड़े खाने के लिए मन तरसते देखकर पांचों जुगाड़ू बहू रसोई में जाती हैं। एक एक करके दाल मसाले के डिब्बे देखने लगती हैं और एक डिब्बे के अंदर से थोड़ी मात्रा में दाल पड़ा दिखता है। लेकिन चना दाल तो मुश्किल से 1 से 2 मुट्ठी ही है। मैं सोच रही थी सबके लिए सिल पर दाल पीसकर चना दाल के पकौड़े बनाती, मगर इतनी सी चने दाल में तो सबके हिस्से में 2-2 पकौड़े भी नहीं आएंगे। तभी एक बार दोबारा से रीता का जुगाड़ वाला दिमाग दौड़ता है। हमारे पास ज्यादा मात्रा में चना दाल उपलब्ध नहीं है, तो हम इसमें 1-2 मुट्ठी आटा मिलाकर प्याज लगाकर पकौड़े खोल लेते हैं। ये आपने अच्छा जुगाड़ लगाया जेठानी जी, आटे के पकौड़े आसानी से पच भी जाएंगे। तब चंपा सिलबट्टे पर बारीक बारीक चना दाल पीस लेती है और कनस्तर में से थोड़ा आटा मिला देती है। कुमुद, जब तक मैं बेसन घोलती हूँ तुम साबुत लाल सूखी हरी धनिया मिर्च पीस लो। साबुत मसाले डालने से पकौड़े ज्यादा मिर्चदार लगेंगे। जी जेठानी जी। तब कुमुद जार से साबुत हल्दी धनिया मिर्ची निकालकर सिलबट्टे में पीसती है। तभी सविता आंच सुलगाकर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है। कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं तेल डाल रही हूँ। कड़वा तेल भी इतना कम है, इतने थोड़े तेल में पकौड़े कैसे बनेंगे? जेठानी जी, मैंने घोल को अच्छी तरीके से फेंटा है ताकि पकौड़े ज्यादा तेल ना पिए। इतने तेल में बात बन जाएगी। बाकी पकौड़े छलनी से नहीं, बड़े छन्नोटे से बनाना, ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही निकल जाएगा। हाँ ठीक है। तभी बाहर ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, तगड़ी बारिश होने लगती है। सविता सबके लिए गरम गरम पकौड़े सेकती है। वहीं पांचों भाई बारिश में भीगते हुए जब सब्जी मंडी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सेठ दूसरे लेबर से बोरी उतरवा रहा था और खुद बैठकर गरम गरम पकौड़े खा रहा था। अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी से आलू प्याज की बोरी उतारो। जो जितनी ज्यादा बोरी उतारेगा उसको 10 रुपए की जगह एक बोरी पर 20 रुपए दूंगा। सेठ के लालच देने पर गरीब मजदूर बोरी उतार कर जल्दी जल्दी रखने लगते हैं। तब अखिलेश सेठ के पास आता है। सेठ, हम पांचों भाई तो आ ही रहे थे, फिर आपने हमारी पल्लेदारी दूसरे को दे दी। हाँ तो क्या करता तुम्हारा इंतजार करके? अपने आलू प्याज की बोरियों को बारिश में गीले होने देता? हाँ, ताकि सारा सौदा खराब हो जाए। नुकसान तो मेरा होता ना। तुम पांचों ने तो रोज का लेट आने का धंधा ही बना रखा है, इसलिए आज से तुम्हारी पल्लेदारी खत्म। सेठ ऐसा मत करो, हम पांचों भाई बाल बच्चेदार हैं। साल भर से हम ही तुम्हारे आलू प्याज की बोरियां उतरवाते हैं और अब बरसात लगते ही तुम्हें सस्ते में लेबर मिल गया तो हमें निकाल रहे हो। हाँ सेठ, थोड़ा तो हमारे बारे में सोचो। ऐसे मानसून के मौसम में दूसरा काम धंधा भी नहीं मिलेगा। अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे? हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। अरे भाड़ में गया तुम्हारा परिवार, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे सिर पर खड़े होकर माथा मत खाओ, मुझको नाश्ता पानी करने दो। तुम्हारे चक्कर में मेरे चिकन के पकौड़े भी ठंडे हो गए, स्वाद भी आधा हो गया। बेचारे पांचों सेठ के आगे बहुत गिड़गिड़ाते हैं, मगर मक्कार सेठ उनकी अर्जी को अनदेखा करके स्वाद से चिकन पकौड़े खाने लगता है। वाह भाई वाह, वही ये लेग पीस वाला चिकन पकौड़ा तो खाने में एकदम लजीज लग रहा है। मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ,
ऐसे बरसात के मौसम में चिकन मटन के पकौड़े खाए बिना तो मौसम का कोई फंसा ही नहीं है। चलते हैं भैया, हमारी बातों का इस कंजूस सेठ पर जू भी नहीं रेंगने वाला। चलो कोई दूसरा काम देखते हैं, बारिश का मौसम है। भूखे बारिश में भीगते हुए पांचों सब्जी मंडी में एक एक व्यापारी की दुकान पर काम मांगते हैं, लेकिन हर जगह से केवल हताश ही लौटते हैं। बारिश के चलते काम तो बिल्कुल भी है ही नहीं, अब घर परिवार का खर्चा कैसे निकलेगा। ऐसा बोलते हुए पवन जहां सब्जी मंडी खत्म होती है उस कोने में देखता है जहां पर सड़ी गली सब्जियों का खत्ता बना हुआ था, जहां ऊपर कुछ कुछ ताजी सब्जी भी थी। पवन उनमें से सब्जियां चुनने लगता है। पवन, ये तो खत्ते में से सब्जी क्यों छांट रहा है? भैया, इसमें काफी सारी सब्जियां बनाने खाने लायक लगती हैं। देखिए, किसी सब्जी वाले ने ये पालक की गड्डी ऐसे ही फेंक दी। इसमें से बस जड़ें ही तो गली हैं, पत्ते एकदम ताजा ताजा हैं। घर ले चलते हैं, छांट कर सब्जी बन जाएगी। वैसे ये आलू भी कोई खराब नहीं है, केवल थोड़े हरे कट्टे से हैं और प्याज भी सही है। ऐसा कहते हुए मनोज भी आलू प्याज को चुनकर थैली में भर लेता है। खराब सब्जियों को घर पर ले आते हैं, जहाँ पर बहुएं सास ससुर को गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाती हैं। बाबूजी, आपको और पकौड़े डालूं? अरे नहीं नहीं बहू, पकौड़े तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाए थे कि मैंने 2 प्लेट खा लिए। मेरा पेट टंच है, इससे ज्यादा खाऊंगा तो पचाना भारी हो जाएगा। ऐसा करो, थोड़े पकौड़े उन 5 के लिए भी बचा कर रख देना, बारिश में से आकर वो खा लेंगे। मम्मी मम्मी, मेरी प्लेट में दाल वाली तो 4 पकौड़े और डाल दो। राजू, तूने सबसे ज्यादा पकौड़े खाए हैं, अभी पापा और चाचा भी खाने के लिए बाकी बचे हैं, दोबारा बनेंगी तो खा लेना। तभी पांचों मकान में आ जाते हैं। रीता बड़े प्यार से पांचों को पकौड़े खाने के लिए पूछती है। अजी, आप सब लोग आ गए हैं, घर में गरम गरम पकौड़े बने हैं, निकालो। नहीं, तुम ही खा लो पकौड़े, हमें नहीं खाना। अरे मनोज, रीता बहू कितने प्यार से खाने के लिए पूछ रही है, तो उस बेचारी पर झिझक क्यों रहा है? अरे तो क्या करूं पिताजी, इन पांचों की डेली देर करवाने के चक्कर में आज सेठ ने हमें काम से खदेड़ के निकाल दिया। ऊपर से न तो हम पांचों भाई इतने पढ़े लिखे हैं और न ही घर में पैसा जोड़ कर रखा पड़ा है कि महीना 2 महीना बगैर काम के लिए हम घर में बैठ कर खा लें। अजी, आप तो ऐसे भड़क कर दिखा रहे हैं जैसे सरकारी नौकरी वाली तनख्वाह देता था आपका सेठ। दिन भर गधों की तरह बोरी उतरवाता था और बदले में 50 रुपए पकड़ा देता था। वो तो हम बहुएं कैसे घर का खर्चा चला रही हैं। नीता सही कह रही है देवर जी, आखिर कब तक आप पांचों भाई उस सेठ के यहाँ दिहाड़ी बत्ती का काम करेंगे? धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, किराए के मकान में कब तक टाइम काटेंगे? आप पांचों भाई मेहनत सिखवाएंगे तो कल को अपना घर मकान भी बनाना है। सविता, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ सीधे कहो, हम भाई अभी तक कोई झक नहीं मार रहे थे। तुम पांचों को तो घर में रहकर बस बनाकर खिलाना है, बाहर निकलकर नमक तेल हमें जोड़ना पड़ता है, तब पता चलता है कौन से खेत का क्या होता है। भैया जी, दूसरे की चाकरी करने से अच्छा कर आप पांचों भाई बारिश के मौसम में चाय पकौड़ी की रेडी भी लगाएंगे ना, तो रोज के 1000 रुपए कमा लेंगे। अरे, खाने पीने का ठेला खोलने के लिए पूंजी लगती है, बर्तन ठेला लगता है और जगह देखनी पड़ती है। तुम पांचों तो बड़े जुगाड़ करती हो ना, तो बस पैसों का जुगाड़ लगा दो, हम लगा देंगे रेडी। पवन के तंज कसने पर 5 जुगाड़ू बहुओं की आंखें नम हो जाती हैं और ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं और पांचों राशन कोटे से अनाज लेने जाती हैं। ये लीजिए, आपके परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर ये 50 किलो गेहूं, 50 किलो चावल और ये 20 किलो चना दाल। जहां हर महीने पांचों बहू को कोटे से केवल राशन में गेहूं चावल मिलता था, इस बार उन्हें 20 किलो की दर से चने का दाल मिलती है। सर पर राशन उठाए पांचों खराब बारिश के मौसम में रोड से घर जाने लगते हैं। सही है, कम से कम भगवान की दया से हमें इस बार राशन का थोड़ा ज्यादा सहारा हो गया। वैसे भी हमारे पति बेरोजगार बैठे हैं। तभी रोड किनारे ब्रेड पकौड़े कचौरी समोसे की रेडी पर भीड़ लगी देखकर कुमुद कहती है, देखो, उस पकौड़े वाले की ठेले पर लोगों ने कैसे मक्खी की तरह भीड़ मचा रखी है। अच्छी बिक्री कर रहा है पकौड़े बेच के। देखो, इस पकौड़े वाले की रेडी कितनी चल रही है और एक हमारे पति हैं जो घर में बैठकर हाथ मल रहे हैं। इसी तरह बातें करते हुए पांचों घर पहुंचती हैं, जहां उनके पति कुछ सड़ी सब्जियों में से अच्छी सब्जी छांटकर अलग कर रहे थे। भैया, लगभग सारी सब्जी छट गई, मैं रेडी पर सजाता हूँ, फेरी लगाकर 200-400 तो कमा लेंगे। घर में इतनी मात्रा में आलू प्याज टमाटर पालक मौजूद देखते हैं। घर के बाहर रेडी खड़ी थी और बहू के पास कोटे से मिला राशन दाल, जो कि पकौड़ी बनाकर बेचने के लिए काफी था। अजी, इतनी थोड़ी थोड़ी सब्जियों को बेचकर आप कितनी बिक्री निकाल लेंगे? अरे, इन सब्जियों को छांट कर बेचने के लिए तो मंडी से चुनकर लाए थे, ताकि घर का खर्चा के लिए पैसा कमा सके। देखिए, इतनी थोड़ी मात्रा में सब्जी बेचने से कुछ खास आमदनी नहीं होगी, लेकिन अगर हम इन सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचेंगे ना, तो बारिश के मौसम में खूब बिक्री होगी और कमाई भी अच्छी होगी। सविता की राय सुनकर सब राजी हो जाते हैं, लेकिन अब जुगाड़ू बहू के सामने पकौड़े बनाने की सामग्री जुटाने की समस्या मुंह बाई खड़ी थी। जेठानी जी, पकौड़े बनाने में तेल बेसन भी लगेगा और स्पेशली चटनी के बिना क्या हम ग्राहक को सूखे पकौड़े परोसेंगे? धनिया लहसुन मिर्ची भी चाहिए होगा। देवरानी जी, चटनी का भी जुगाड़ हो जाएगा। पहले जल्दी से इस चने की दाल को हाथ चक्की में डालकर बेसन बनाते हैं।
कुमुद गौरी हाथ चक्की में चने दाल को पीसकर बेसन बनाने लगती हैं। वहीं रीता चंपा ओखली में मसाले कूटती हैं। तभी सविता मकान से बाहर निकलती है और आंगन की क्यारी में लगी धनिया मिर्च के पेड़ पौधे से पत्ती कलियां तोड़कर अंदर लेकर आती। अरे वाह सविता जेठानी जी, आप इतने फ्रेश ताजा धनिया मिर्ची कहाँ से तोड़ कर लाई है? कितना फ्रेश और ताजा सा है ये। रसम, ये ताजा ताजा धनिया मिर्ची में कहीं से तोड़ कर नहीं लाई हूँ, बल्कि अपने ही आंगन में उपजाए हैं। जब तुम्हारे जेठ जी 1-2 हफ्ते पहले मंडी से गली मिर्च और धनिया लाई थी तो मैंने उन्हें फेंक कर नहीं था, बल्कि आंगन की मिट्टी में लगा दिया था। और देखो, बारिश के मौसम में बिना खाद पानी दिए अपने आप ही लग गया। सविता दराती से कुछ ताजा धनिया मिर्ची को बारीक बारीक काट लेती है। 2 बहुएं हाथ चक्की में बारीक चना दाल पीस कर निकाल लेती हैं और 2 बहुएं खरा धनिया, साबुत मिर्च सब कुछ अच्छे से कूट लेती हैं। 3 बहू अलग अलग बर्तनों में 4-5 तरीके के पकौड़े बनाती हैं, जैसे कि आलू पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, पालक पकौड़ा, चना दाल पकौड़ा और टमाटर के पकौड़े। एक बहू चूल्हे पर पकौड़ों को तलती है और एक बहू सिलबट्टे पर हाथों से चटनी बनाती है। इसके बाद रेडी पर चटनी पकौड़े रखकर पांचों बारिश में पकौड़े का ठेला लेकर बाजार में खड़ी हो जाती है। आओ प्यारे प्यारे भैया दीदी, गरम गरम आलू प्याज की पकौड़े, करारे पकौड़े खा लो। 10 रुपए के 5 सब्जी पकौड़े सिलबट्टे की चटनी के साथ। कुमुद की लुभावनी आवाज सुनकर दूसरी ठेली पर आलू पूरी खा रहे कुछ ग्राहक चटनी पकौड़े के स्वाद से खिंचे चले आते हैं। अरे बहन जी, 1 प्लेट गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े लगा दो। जी अभी लगाती हूँ बस। सविता स्टोव जलाकर पकौड़े को सेकने लगती है। चंपा डोंगे में चटनी डालती है और गर्मा गर्म पकौड़े चटनी ग्राहक को परोसती है, जिसे खाकर ग्राहक काफी ज्यादा खुश होते हैं। अरे वाह, क्या जबरदस्त आलू प्याज के पकौड़े बनाए हैं, और प्लस में सिलबट्टे की पिसी धनिया मिर्च की चटनी से डुबोकर खाने में तो डबल मजा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। वैसे हमारे ठेले पर 2-3 वैरायटी के और भी पकौड़े हैं, जैसे पालक पकौड़ी और चने दाल की तीखी पकौड़ी हरी मिर्च डालकर बना रही हैं। वैसे चने दाल के पकौड़े मैंने आज तक नहीं चखे। 1 पीस डाला, अगर मुझे पसंद आए तो फुल प्लेट लगवाऊंगी। कुमुद ग्राहक को क्रिस्पी चने दाल के पकौड़े खिलाती है, जो कि उसे काफी पसंद आता है। वाह, ये चने दाल का तीखा पकौड़ा तो बहुत ही ज्यादा दमदार है और मस्त है। ऐसी बारिश के मौसम में इतनी टेस्टी पकौड़े खाने को मिल जाए, वो भी इतने सस्ते में। उस ग्राहक को जुगाड़ू बहू के बनाए पकौड़े खाने में इतनी ज्यादा स्वाद लगते हैं कि वो खाती भी है और पैक करवा कर भी ले जाती है। पहले ही ग्राहक से पकौड़ी बेचकर पांचों को अच्छी बिक्री होती है। पहले